हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग आज फिर से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और हम लोग 50 क्वेश्चन आज बेहतरीन देखेंगे। लगातार जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। उसके लिए जो भी किया जा सकता है हमसे वो करेंगे, लेकिन लगातार सेशन से जुड़े रहिए। सेशन पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जो भी कुछ नई बातें हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे वो सब आप तक मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अधिकतम लोगों को सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिकतम लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ बेहतरीन प्रश्नों को आपके सामने लाया जाए, कुछ अच्छे प्रश्नों को लाया जाए, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन को लाया जाए, ताकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है वो इनहांस होता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि लोगों के घर किस वस्तु के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप जानते हैं कि भारत की पहली सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। मैंने पिछले वीडियोज में भी चर्चा किया है। आपसे हमेशा कहते हैं कि आप पुराने वीडियोज को अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जरूर देख लें, उसमें भी कई सारी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। और जब भी सेशन को देखें तो कॉपी और कलम लेकर देखें। क्लियर है? ताकि आप एक्स्ट्रा बातों को नोट करें। एक अलग कॉपी बनाएं, एक अलग से कॉपी बनाएं जिसमें इन सारी बातों को आप नोट करते चले। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किस वस्तु के बने होते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर कच्ची ईंट का बना होता था और पक्की ईंट, दोनों का बना होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग करते थे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक। एक से अधिक यानी कि ई आंसर इसका सही होगा। आप जानते हैं कि बीपीएससी ने ई ऑप्शन जोड़ा हुआ है। उसमें है कि भैया अगर आपको लगता है कि इसमें से दो आंसर सही है तो आप ई लगा दीजिए, या लगता है आपको कि इनमें से कोई सही नहीं है तब भी ई लगा दीजिए। तो भैया इसमें दो आंसर सही है, ए और बी। यानी इंडस वैली के लोग कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग करते थे, इसलिए आंसर हो गया ई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप में इसका एक्सपेंशन था। इसका टोटल जो एरिया था वो 12,99,000 समथिंग इसका एरिया था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो उत्तरी बिंदु था वो जम्मू कश्मीर में मांडा था। इसका जो दक्षिणतम बिंदु सबसे लास्ट पॉइंट साउथ में था वो था भगत राव या दाइमाबाद। ईस्ट में जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो था मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर, और पश्चिम में बलूचिस्तान। ये इन चौहदियों के बीच घिरा हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। मैं बार बार बोला हूं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, और इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। भारत की पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ग्रामीण नहीं थी बल्कि अर्बन। यानी भारत की जो पहली सभ्यता थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। यानी शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अर्बन सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। जिस समय भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हो रहा था, उसी समय सुमेर की सभ्यता, उसी समय इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी समय मिस्र में नील नदी की सभ्यता, उसी समय चीन में हुआंगहो नदी की सभ्यता। ये सब एक ही समय की सभ्यताएं हैं। जिस समय, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया में इंडस वैली ही उस समय फल फूल रहा था। उस जमाने में दुनिया में कई ऐसी सिविलाइजेशंस थे जिनका डेवलपमेंट चल रहा था। तो याद रखिएगा, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया कि कौन कौन सी सभ्यता इंडस वैली के पैरेलल में चल रहा था। इनके सबसे बड़े नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा इनके बड़े नगरों में शामिल है। ये सब बातों को नोट कर लीजिएगा। एक बात और आप जान जाइए कि इनके जितने भी स्थल हैं वहां से क्या क्या मिला है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे लोथल है तो ये बंदरगाह नगर था, यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं, टेराकोटा के बने हुए सिक्के मिले हैं, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। जैसे कालीबंगा की बात करते हैं तो हल के निशान मिला है, अग्नि वेदिका मिला है। तो कहां से क्या मिला है इसको आप लोग अलग से एक कॉलम बनाकर तैयार कर लीजिएगा, ताकि यहां से प्रश्न तो आते ही हैं।
हर एग्जाम में आते हैं। ये बीपीएससी की बात न मत कीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करेंगे, जेपीएससी की बात करेंगे, राजस्थान पीसीएस की बात करेंगे, अभी उत्तराखंड का पेपर होने वाला है पीटी, तो ये सारे में आपको काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप इंडस वैली तैयार कर लेते केवल बीपीएससी के लिए तैयार होगा, ये कंप्लीट होता है सबके लिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 5 प्रकार के यज्ञ में, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये पढ़िए ध्यान से। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ क्या था? मनुष्य यज्ञ किस लिए किया जाता था, क्यों किया जाता था? प्रश्न है अंग्रेजी में, व्हाट वाज द ह्यूमन सेक्रीफाइस एमंग द 5 टाइप्स ऑफ यज्ञ? मनुष्य यज्ञ जो था, मनुष्य यज्ञ ये 5 प्रकार के यज्ञ में से एक था, और किस लिए था ये? फॉर ऑल लिविंग बीइंग, टू द गॉड, फॉर हॉस्पिटलिटी, फॉर एनिमल सर्विस, किसके लिए था? हिंदी पढ़ लें इसका। समस्त जीव के लिए यह यज्ञ किया जाता था, या केवल देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था, कि अतिथि सत्कार के लिए यज्ञ किया जाता था, कि पशु की सेवा के लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा हॉस्पिटलिटी, अतिथि सत्कार। फॉर हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार। क्लियर है? अतिथि देवो भव, भारत में नारा भी है अतिथि देवो भव। यहाँ पर अगर अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं तो उनको भगवान समझ के उनकी सेवा की जाती है भारत में। ये भारत ही एकमात्र दुनिया का देश है जहाँ आए हुए आगंतुक को इस तरीके से हम लोग आव भगत करते हैं। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ है, जिसमें भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, और भी राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह से कई प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें से 5 यज्ञ महत्वपूर्ण है। उनमें से मनुष्य यज्ञ जो किया जाता है वो अतिथि सत्कार के लिए। अगर बात करें ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस जमाने में भी यज्ञ हुआ करता था। आप जानते हैं कि यज्ञ के लिए जो विधान है, यज्ञ के लिए जो प्रोविजंस है, वो यजुर्वेद में दिया हुआ है। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किया जाए उसकी विधियों का वर्णन है। क्लियर है? यजुर्वेद से यज्ञ करने की विधि का पता चलता है, ऋग्वेद से हमें देवताओं के लिए मंत्र मिलता है, सामवेद से संगीत मिलता है, अथर्ववेद से हमें तंत्र मंत्र जादू टोना की जानकारी मिलती है। तो भारत में शुरुआत से ही यज्ञ का विधान मिलता है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यज्ञ टाइप का कोई चीज नहीं था, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन से हम यज्ञ के प्रमाण देखने को मिलता है, वैदिक सिविलाइजेशन से, वैदिक सभ्यता से। तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। हु फर्स्ट स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ वसुदेव कृष्ण? इन वसुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किस संप्रदाय के लोगों ने किया? ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा वैदिक आर्यों ने। वैदिक आर्य, पहली बार वेद में ही पहली बार वसुदेव कृष्ण की पूजा की बात की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण की पूजा की बात किया जाए, सबसे ज्यादा पूछा जाए, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वसुदेव कृष्ण के पूजा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस संप्रदाय के लोगों ने किया? तो आंसर होगा भागवतों ने, भागवत संप्रदाय के लोगों ने। लेकिन पूजा सर्वप्रथम किसने की, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वैदिक आर्यों ने। क्वेश्चन अगर आ जाए कि भगवान कृष्ण के पूजा का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया, तो आंसर क्या होगा? भगवत संप्रदाय के लोगों ने। लेकिन अगर पहली बार पूजा की बात पूछे तो आंसर होगा वैदिक आर्यों ने। याद रखिएगा आप लोग, वसुदेव कृष्ण की पूजा पहली बार किसने की? वैदिक आर्यों ने की। वैसे बता दें आपको कि भगवत संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था, एक यूनानी व्यक्ति था जिसका नाम था हेलियोडोरस। भागवत संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ एक यूनानी व्यक्ति था जिसका नाम था हेलियोडोरस। नाम सुना होगा आपने। ये हिंद यूनानी व्यक्ति था हेलियोडोरस, जो भारत आया था। और भारत आने के बाद इसने, हेलियोडोरस ने भगवत संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए, भागवत संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश की एक जगह विदिशा, मध्य प्रदेश में एक प्लेस है विदिशा, वहां पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश की विदिशा में हिंद यूनानी हेलियोडोरस ने भगवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गरुड़ स्तंभ का नींव रखा था, गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया था। कहां किया था भाई? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में। तो भागवत संप्रदाय से जुड़ा हुआ था हेलियोडोरस, और इसने बड़े पैमाने पर कृष्ण भगवान वसुदेव कृष्ण की पूजा का प्रचलन किया। लेकिन पहली बार किसने किया? वैदिक आर्यों ने किया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य है समुद्रगुप्त का। मैंने भागवत धर्म का सबसे प्रमुख साक्ष्य क्या है? भागवत धर्म का सबसे प्रमुख साक्ष्य क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद अभिलेख है उसको लिखवाया था समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने।
समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने समुद्रगुप्त की वीरता के बारे में, समुद्रगुप्त ने जो युद्ध लड़े, समुद्रगुप्त ने जो कार्य किए, उन कार्यों के बारे में इलाहाबाद में एक पत्थर पर समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने लिखवाया था। उसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। इलाहाबाद अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राजा के बड़ाई के लिए लिखा गया था? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। लिखा किसने था? तो समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति कहा था भैया? इलाहाबाद में। हालांकि आज इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया दोबारा। वैसे इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर ने किया था, लेकिन बाद में इसे फिर से योगी जी ने प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछा गया किसके लिए? तो समुद्रगुप्त के लिए, उसके मंत्री हरिसेन ने लिखवाया था। यहाँ पर कहीं भी भागवत धर्म की चर्चा नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में बता दो कि समुद्रगुप्त जो थे उन्हें परांतक और लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और मध्य भारत के 6 राज्यों को जीता। यानी कुल कितना हो गया? 12 9 21 और 6 27। यानी कुल मिलाकर भारत में इसने 27 राज्यों को जीता, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो आंसर बी हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बेसनगर वही विदिशा, अभी आपने आपको बोला हो ना, हेलियोडोरस भागवत धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जिसने मध्य प्रदेश के विदिशा में, विदिशा का ही पुराना नाम था बेसनगर, विदिशा को ही पहले बेसनगर के नाम से जानते हैं। तो भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था और वहां पर एक अभिलेख खुदवाया था जिसको बेसनगर अभिलेख के नाम से जानते हैं। इससे भागवत धर्म की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। वैसे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है जिससे स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त जब आ गया, इसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने हूणों को पराजित किया था। हूण मध्य एशिया से एक जाति आई थी भारत में, मध्य एशिया की आक्रांता एक जाति भारत में आक्रमण किया था। उसके आक्रमण को कंप्लीटली खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का एकमात्र शासक जिसने हूणों को पराजित किया, आंसर होगा स्कंदगुप्त। बीपीएससी 53वीं से 55वीं में प्रश्न आया हुआ था कि किसने हूणों को खत्म कर दिया? हूण को समाप्त करने वाला गुप्त शासक स्कंदगुप्त। और शकों को हराने वाला गुप्त वंश का पहला शासक, एकमात्र शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही राजा है। इसको कहा जाता है शकों को विनाश करने वाला, शकारी। शकों को पराजित करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हूणों को पराजित करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। और भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाला गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। नोट कर लीजिएगा। मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख ये कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार दिल्ली में ही एक जगह है मेहरौली, मेहरौली में ही कुतुब मीनार है। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नोट कर लीजिएगा। मेहरौली में जो स्तंभ लेख है, कुतुब मीनार जहां पर है ना, उसी के आंगन में कुतुब मीनार से सटा हुआ एक आयरन पिलर है, एक लोहे का स्तंभ है, आयरन पिलर। उस आयरन पिलर पे कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है या चंद्रगुप्त द्वितीय का है। हालांकि उस पिलर पे चंद्र लिखा है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का हो। यानी मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है, आयरन पिलर जो है, लोहा स्तंभ लेख है, ये लोहा का बना हुआ स्तंभ है। इस पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को के बारे में लिखा हुआ है। इन सारी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ, वह बुक जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, वो ग्रंथ कौन है? वो हितोपदेश नहीं है, शतपथ ब्राह्मण भी नहीं है, कथा सरित सागर भी नहीं है, शकुंतला भी नहीं है। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? कौन सी ऐसी बुक है जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? तो उसका सही उत्तर होगा पंचतंत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचतंत्र। नोट कर लीजिएगा, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अकबर के जमाने में हुआ। अकबर के जमाने में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ और फारसी में जब इसका अनुवाद किया गया तो इसका नाम रखा गया यार ए दानिश और अनवार ए सुहेली।
पंचतंत्र का फारसी में 2 बार अनुवाद हुआ, 2 बार 2 लोगों ने अनुवाद किया। एक लोगों ने इसका नाम दिया अनवार सुहेली और दूसरे लोगों ने इसका नाम दिया यार ए दानिश। यानी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो हुआ उसका 2 नाम है, एक है यार ए दानिश और एक है अनवार सुहेली। इस प्रकार 40 विदेशी भाषाओं और 15 देशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। हितोपदेश की बात करें तो हितोपदेश जो किताब है ये नारायण पंडित का है। हितोपदेश किसका है? नारायण पंडित ने लिखा है। सतपथ ब्राह्मण आप जानते हैं, सतपथ ब्राह्मण आप जानते हैं कि किसका है? ये वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब के अलग अलग ब्राह्मण हैं। उनमें से एक ब्राह्मण कौन है? सतपथ ब्राह्मण। कथा सरित सागर की बात करें अगर हम, कथा सरित सागर और शकुंतला ये सब क्या है? प्राचीन काल में लिखी गई पुस्तकें हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र। नोट कर लीजिएगा। एक बार आप जितने भी आपके चैनल्स हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि पूरे बिहार के बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि मैंने जो प्रश्न निकाला है ये बीपीएससी के लिए नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड का होने वाला पेपर है मार्च में, उसमें या यूपीएससी में भी आपका काम आएगा। तो ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन केवल बीपीएससी को लेकर के है, बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेकिन सारे जगह काम आएंगे। तो जितने भी आपके चैनल से वहां शेयर कर दीजिए। और कैसा लग रहा है सेशन ये जरूर बताते रहिए, सेशन को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है अशोक ने बनवाया, गौतम बुद्ध ने बनवाया, चंद्रगुप्त ने बनवाया या खारगोन ने बनवाया। इसका सही उत्तर होगा अशोक। मैंने कल के सेशन में चर्चा किया है, यदि आपने कल का सेशन देखा होगा तो उसमें चर्चा किया था कि स्तूप और चैत्य के बारे में चर्चा किया था कि स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है। तो कल मैंने बताया था आपको, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, निवास करते हैं, उसे विहार कहते हैं। जहां बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते हैं उसको चैत्य कहते हैं। और जहां बौद्ध भिक्षु के मरने के बाद उनकी हड्डियों को रखा जाता है, उनकी अस्थि को कलश में रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्तूप। तो सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप, ये 2 स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप और भरहुत स्तूप, नोट कर लीजिए, इन दोनों का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के तीसरा शासक था। अशोक ने अपने राज्यकाल के, अशोक ने अपने राज्यकाल के, जब इसका राज्यकाल प्रारंभ हुआ तो इसने 261 बीसी में कलिंग के साथ लड़ाई किया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख से मिलता है और कहा जाता है ऐसा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के शरण में चला गया। उपगुप्त ने ही इसे शिक्षा दी। यानी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षा दी थी? ये दीक्षा दिया था किसने? उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान ने इनको दीक्षा दिया था। तो अशोक ने सांची स्तूप और भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। और ये किस धर्म से थे? ये थे बौद्ध धर्म से। लेकिन इनके पिता बिंदुसार वो जैन धर्म से थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म से थे और ये स्वयं बौद्ध धर्म के थे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 जो रिवोल्ट था उसका प्रचार करने के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया गया था। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? ऑप्शन ए इज रुमाल, ऑप्शन बी 2 तलवारें, ऑप्शन सी रोटी और कमल का फूल, ऑप्शन डी बाज। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट, 2 स्वॉर्ड, ब्रेड एंड लोटस ईगल। क्या था भाई? 57 की क्रांति के प्रचार के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर होगा रोटी और कमल के फूल। रोटी और कमल के फूल, 1857 रिवोल्ट के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत के वायसराय, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण, तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के यूज करने से मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने मना कर दिया। मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के यूज करने से मना कर दिया। क्लियर है? इसके कारण इन 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल किया गया बस इतनी बात के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इस चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा भाई? क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी था। आप जानते हैं कि एनफील्ड राइफल थी, उसके अंदर जो गोली भरी जाती थी उस पर कवर होता था और वो कवर किससे बना होता था? गाय और सुअर की चर्बी से।
और गाय और सुअर की चर्बी, गाय हिंदू के लिए पवित्र और मुसलमानों के लिए गाय सुअर जो है हराम, वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मुंह में लेने की बात तो अलग बात है, दांत से उस चर्बी को नोचना पड़ता था, फिर गोली को डालना पड़ता था बंदूक में। यानी एक साथ हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करने का इरादा था अंग्रेजों का। इस बात को लेकर मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कहा कि मैं इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो डिसिप्लिनलेसनेस के आरोप में, शिष्टाचारहीनता के आरोप में उन 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बस इतनी सी गुनाह थी और इसके लिए कितने साल का जेल हुआ? 10 साल का। देखिए 57 की क्रांति होने वाला था 31 मई को, 31 मई 1857 को होने वाला था, लेकिन हो गया 10 मई को ही। क्यों हो गया? 85 सैनिकों को 9 मई को कहा भेज दिया गया 10 साल के लिए जेल। अगले ही दिन 10 मई को क्या हुआ? मेरठ छावनी से विद्रोह फूट पड़ा, यानी 31 मई का वेट नहीं किया गया। यानी क्वेश्चन आ जाए 57 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ? तो 10 मई 1857। कहां से हुआ? मेरठ छावनी से हुआ। पहले से प्रस्तावित कौन सा डेट था? 31 मई। पहले से प्रस्तावित डेट कौन था? 31 मई। कितने सैनिकों को जेल भेजा गया? 85 सैनिकों को। कितने वर्ष के लिए भेजा गया? 10 वर्ष के लिए। क्लियर है? तो सारी जानकारी आपको याद रखना होगा। साथ में यह भी याद करना होगा आपको कि कौन से नेता ने, कौन से लीडर ने कहां से भाग लिया 1857 रिवोल्ट में। जैसे बिहार की बात करें तो जगदीशपुर और आरा से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया। पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। गया से करीम अली ने भाग लिया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने भाग लिया। अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल ने भाग लिया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया। कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया। ग्वालियर से तात्या टोपे ने भाग लिया। और कहां से? और बरेली से खान बहादुर खान ने भाग लिया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने भाग लिया। तो आप नेतृत्व करता याद कर लीजिए कौन कहां से नेतृत्व किया और प्लस में कौन विद्रोह को दबाया, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो इतनी बातें अगर जान जाए आप, इसके साथ साथ 1857 रिवोल्ट के क्या क्या कारण थे, उनसे क्या क्या परिणाम निकले, ये सारी बातें आपको करना है। इसके स्वरूप को भी बताना है कि किसने 57 की क्रांति को क्या कहा, किसने 57 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा, किसने 57 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। तो ये किसने क्या कहा, इसी को बोलते हैं 1857 रिवोल्ट का स्वरूप। तो स्वरूप, कारण, परिणाम, नेतृत्वकर्ता, विद्रोह को दबाने वाला, ये सारी बातें आपको एक कॉलम बनाकर नोट करके कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न पूछता रहता है। ये प्री के लिए 1857 रिवोल्ट बीपीएससी प्री के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बीपीएससी मेंस के लिए भी है। 1857 रिवोल्ट से अल्टरनेट ईयर में एक साल बीच करके प्रश्न आता ही है। 1857 को आप पढ़ लेंगे तो आपको मेंस में भी काम आएगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इनमें से कौन सा संगठन है? इनमें से कौन सा संगठन है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था? बिल्कुल आसान सवाल है। इसकी स्थापना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नोट कर लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मैरवी नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात के मैरवी नामक स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूला शंकर। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर या मूला शंकर। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इनको ज्ञान मिला था मथुरा में। इनको मथुरा में ज्ञान मिला और इन्होंने 1862 में 1862 में इन्होंने मथुरा में ही, मथुरा के बगल में एक जगह आगरा, इन्होंने आगरा में अखंड खंडनी पताका फहराया था। अखंड खंडनी पताका फहराया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, रिटर्न बैक टू वर्ड वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती ने ही बताया कि भारत में वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो आर्य थे, वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? आर्यों ने की। ये आर्य तिब्बत से आए थे। तिब्बत से आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से। ये बताने वाले व्यक्ति भी कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। तो दयानंद सरस्वती ने एक और आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन इसमें था कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान या हिंदू से ईसाई बन गया है, अगर वो चाहे तो दोबारा हिंदू बन सकता है।
उसके लिए हम गंगा जल छिड़केंगे और आदमी दोबारा हिंदू बन जाएगा। तो अन्य धर्मों से हिंदू बनाने के लिए जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, अगर वो चाहते हैं फिर से हिंदू बनना तो बन सकते हैं। इसके लिए एक ऑफर निकाला इन्होंने, उसी आंदोलन का नाम था शुद्धिकरण आंदोलन, नोट कर लीजिएगा। बाकी ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं, 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं आप, 1867 में, 1867 में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। इनके साथ केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानड़े थे। लेकिन पूछा जाए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग 1867। बहुजन समाज, ये तो काशीराम जी का स्थापित किया हुआ उत्तर प्रदेश में है, आजादी के बाद स्थापित किया गया था बहुजन समाज। तो चारों के बारे में आप जान गए किसने किसको स्थापना की। ये पूरी बात जो मैं बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी और कलम लेकर के डिस्कशन कीजिए। इससे क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख पाएंगे, क्लियर है। और अलग से कॉपी बनाइए डिस्कशन की। हम लगातार अब बीपीएससी एग्जाम तक हर दिन आपके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते रहेंगे। लगातार जुड़े रहें और अन्य लोगों को शेयर भी करते रहें, सेशन को जोड़ते भी रहें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी आपके चैनल्स हैं उस पर आप इसको सेशन को शेयर कर दिया कीजिए, लिंक को शेयर कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए, किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता, यानी कांग्रेस जो है माइनॉरिटी पीपुल का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कांग्रेस में ज्यादातर लोग शामिल नहीं होते, कांग्रेस में कम लोग शामिल होते हैं, ऐसा बोल के कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। नोट कर लीजिए, लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? उसी के समय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी, उसी के समय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना भी डफरिन के समय ही हुआ और कांग्रेस के मजाक भी किसने उड़ाया? डफरिन ने उड़ाया। हालांकि डफरिन इस बात से खुश था कि कांग्रेस बन गया। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। इनको कांग्रेस के फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना पहले पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था। तो पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण उसको बंबई में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि होना था पुणे में स्थापना, लेकिन हुआ कहां? बंबई में। पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लेग फैल गया था, इसको याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस के फाउंडर भी एओ ह्यूम और कांग्रेस के पहले महासचिव भी एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के संविधान किसने तैयार किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का किसने बनाया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया। कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री किसने लिखा? तो ये लिखा रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। तो याद कर लीजिएगा इसको। और जिस समय कांग्रेस बना उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष रहे 1924 में बेलगांव में। कांग्रेस के गांधी जी ने एक बार अध्यक्षता की है, कहां की है? बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में। याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इतनी बातें आप याद रखिए तो कांग्रेस का मैक्सिमम सवाल आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन सा ऐसा आंदोलन था इनमें से जिससे सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे? जिसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़ गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। वैसे जनरली ये अंग्रेजों के साथ ही रहे थे, लेकिन आपको बता दें सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में कि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के आरा के रहने वाले थे और ये ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति। आप जानते हैं कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन पूछा जाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। इंडिया की तरह लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे वहां भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। वहां का अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स है।
तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लोअर हाउस के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार बंगाल से बिहार को अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार से बंगाल को बंगाल से बिहार को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का था। इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग कराने के लिए एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था बिहार टाइम्स। सच्चिदानंद सिन्हा की मैगजीन का नाम क्या था? बिहार टाइम्स, जिसका नाम बदल के बाद में बिहारी कर दिया गया था। क्लियर है? सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से पटना में सिन्हा लाइब्रेरी भी है। पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है। उस जमाने में पटना में 2 लाइब्रेरी हुआ करता था, पहला तो सिन्हा लाइब्रेरी और दूसरा खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो सिन्हा लाइब्रेरी और खुदा बख्श लाइब्रेरी आज भी पटना में है। क्लियर है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नॉन परमानेंट चेयरपर्सन कौन थे? संविधान सभा के नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनके बारे में एक विशेष बात बता दूं कि जब केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ 1919 के एक्ट के तहत, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानसभा का पहली बार गठन हुआ, जब केंद्रीय विधानसभा का पहली बार गठन हुआ तब उसके पहले डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और पहला स्पीकर किसको बनाया गया था? सर फ्रेडरिक व्हाइट को। यानी पूछा जाए केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत केंद्रीय विधानसभा पहली बार बनाया गया। उसके स्पीकर किसको बनाया गया? सर फ्रेडरिक व्हाइट। और डिप्टी स्पीकर बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। मुझे विश्वास है कि इतनी बात अगर कर लेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा से प्रश्न कहीं नहीं छूटेगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेकर बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कहीं भी चले जाओ, सच्चिदानंद सिन्हा से ज्यादा किससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की नेतृत्व की थी? पटना से। प्रभावती देवी वैसे रहने वाली थी पश्चिमी चंपारण की। प्रभावती देवी का संबंध कहां से था? पश्चिमी चंपारण से, वेस्ट चंपारण से। लेकिन उन्होंने पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की नेतृत्व किया था। और मैंने पिछले डिस्कशन को आप देखिएगा जरूर, उसमें मैंने बताया था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बृजकिशोर प्रसाद। बृजकिशोर प्रसाद उनकी बेटी थी प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी के पति का नाम था, हस्बैंड का नाम था जयप्रकाश नारायण, जिनका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन था, अगस्त क्रांति थी, उसमें बड़ा रोल था। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई में जाकर राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता का स्थापना किया था। एक क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का नींव किसने रखा? जयप्रकाश नारायण ने। इसका उद्देश्य था कि भैया तत्काल जो चल रहा है क्रांति, उसमें सारे क्रांतिकारी युवाओं को इकट्ठा करके एक प्लान के तहत अंग्रेजों पर हमला करना आजाद दस्ता का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि भविष्य में अगर कोई क्रांति होती है तो लोगों को भटकना न पड़े, उसके लिए एक मंच दिया जाए। तो ये 2 कारण से आजाद दस्ता की स्थापना नेपाल के राजविलास के जंगल में नित्यानंद सिंह और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। कहां किया था? राजविलास के जंगल, नेपाल, याद रखिएगा। तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर होगा चितरंजन दास। प्रश्न क्या पूछ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप? गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप हिज प्रैक्टिस? अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन ऐसे लॉयर थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था? इसका सही उत्तर होगा चितरंजन दास। चितरंजन दास, इन्हें देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। चितरंजन दास को देश बंधु, क्वेश्चन आ जाए, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। और दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीएफ एंड्रयूज। दीन बंधु पूछे तो सीएफ एंड्रयूज, और देश बंधु पूछे तो चितरंजन दास। चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल टीचर थे। चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु चितरंजन दास को मानते थे। चितरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया, बिहार में एक जगह है बोध गया। चितरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए। इसके बाद 1 जनवरी 1923 को जब कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ही मिलकर कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया था। इस कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना का मेन उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेना।
यानी कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन ही किया था स्पेशली एकमात्र उद्देश्य से। वो उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेना। 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला, बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिला। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि उस समय जो केंद्रीय विधानसभा पहली बार गठित हुआ, उसके स्पीकर बनाए गए कांग्रेस स्वराज पार्टी से, और उस स्पीकर कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। यानी क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ अध्यक्ष, चुना हुआ इलेक्टेड, तो आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल, जो कांग्रेस स्वराज पार्टी से थे। विट्ठल भाई पटेल वही थे वल्लभ भाई पटेल के भाई। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष सिंपली, तो आंसर होगा सर फ्रेडरिक व्हाइट। अभी बताया था ना कि जब केंद्रीय विधानसभा बना तो पहले स्पीकर बनाए गए सर फ्रेडरिक व्हाइट और पहले डिप्टी स्पीकर बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अपॉइंटेड थे। लेकिन पहला चुना हुआ अध्यक्ष पूछे तो कौन होगा आंसर? तब होगा आंसर कौन? तब आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। चित्तरंजन दास कांग्रेस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस स्वराज पार्टी के क्या बने? सचिव बने। ये भी नोट कर लीजिएगा। चित्तरंजन दास का 1925 में निधन हो गया। 1925 में बहुत कम उम्र में चित्तरंजन दास का निधन हो गया। इनके नाम पर ही बंगाल में एक जगह है चित्तरंजन, इनके नाम पर ही बंगाल में एक प्लेस है चित्तरंजन, जहां इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। चित्तरंजन में इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। डीजल इंजन बनता है बनारस में, इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनता है? चित्तरंजन में। चित्तरंजन जो जगह है वर्तमान में वो इन्हीं के नाम पर है। महात्मा गांधी के विषय में तो बहुत कुछ जानते होंगे आप। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना की थी। तेग बहादुर सप्रू की बात करें, तेग बहादुर सप्रू की बात करें तो ये भी महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। तेग बहादुर सप्रू के प्रयास से ही, तेग बहादुर सप्रू के प्रयास से ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रॉलेट एक्ट के विरोध में बोले कि रॉलेट एक्ट बना है इसलिए कोई टैक्स मत देना? रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन किसने चलाया था? लगान यानी टैक्स नहीं देना है। क्या है क्वेश्चन? हु सजेस्टेड, किसने सजेस्ट किया? हु सजेस्टेड स्टार्टिंग ए मूवमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें कोई भी पेमेंट रेंट नहीं करना, रेंट का कोई पेमेंट नहीं करना है अंग्रेजों को, यानी कोई भी टैक्स अंग्रेजों को नहीं देना है। इसका आंदोलन किसने चलाया? इसका सही उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया था? ये चलाया था लगान न देने का आंदोलन, टैक्स न देने का आंदोलन। क्लियर है? जमीन पर जो टैक्स लगता था उसी को लगान कहते थे। ये किसने सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के बारे में बता दूं कि रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, इसे देशद्रोह कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट जो था उसके तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। एक बड़ा नरसंहार हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। क्लियर है? तो स्वामी श्रद्धानंद कौन थे भाई? तो स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद का संबंध आर्य समाज से था। और आपको बताया था मैंने कल के डिस्कशन में कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। यूपी से गोविंद बल्लभ पंत और स्वामी श्रद्धानंद उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और वहां से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद बल्लभ पंत ने स्वराज ने स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। कल मैंने बताया था, चर्चा किया था आपसे। स्वामी श्रद्धानंद की बात करूं तो आर्य समाज से थे। इन्होंने हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार का लोक सेवा आयोग बेली रोड में है, पटना के बेली रोड, उसी प्रकार उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है वो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर ही है। इसको नोट कर लीजिएगा। अबुल कलाम आजाद के विषय में क्या बताया कि सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, सबसे कम उम्र के भी कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। इनकी मैगजीन का नाम था, इनकी पत्रिका का नाम था अल हिलाल और इनके बुक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत में हर साल नेशनल एजुकेशन डे
यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मतलब दोनों एक दूसरे को बोल लिए और हम लोग के लिए जीके दे गए कि भैया आप लोग पढ़ते रहिएगा किसने किसको क्या कहा। नहीं, एक दूसरे को बोल दिए। अब दिक्कत तो हम लोग को है, पढ़ना पड़ रहा है। नहीं जी, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए सेशन से। कैसा लग रहा है सेशन? आप जरूर लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे सेशन को, जितना ज्यादा हो सके लाइक कर दे, मैक्सिमम शेयर कर दे। जितने भी ग्रुप्स आपके हैं उस ग्रुप में आप इसको शेयर कर दे सेशन को। नादिर शाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन नादिर शाह के बारे में इनमें से कौन सा कोटेशन सही नहीं है? पढ़िए पढ़िए इसको। यह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। बिल्कुल, मैंने कल ही बताया है कि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था। नादिर शाह ने 1739 में 1739 में जब भारत के शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को बोला जाता रंगीला बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। उस समय नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर चला गया। ये सही है? बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला ये सही, बिल्कुल ये वाला पढ़े नहीं। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। यह दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। भाई दिल्ली पर ही आक्रमण किया था। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में ही तो था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, वो कहाँ था? दिल्ली में ही था। तो दिल्ली पर हमला इसने, लिख रहा है कि नहीं किया था, लिख रहा है, लेकिन इसने दिल्ली पर हमला किया था। तो ये डी गलत है, इसका सही, बाकी सब सही है। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था, सही है। इसने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ले गया, सही है। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, सही है। लेकिन गलती क्या है? इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, इसने दिया नहीं किया था, इसका मतलब एक गलत कोटेशन है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, जिसने मोहम्मद गजनवी की तरह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के जैसा अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और 1761 में, 1761 में इसने मराठों के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठों के साथ किसने लड़ा? अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा। और इस लड़ाई में कहा जाता है इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं था जहां से एक व्यक्ति नहीं मारा गया हो। यानी तीनों पानीपत की लड़ाई में सबसे भयानक, सबसे खतरनाक जो लड़ाई थी वो था तीसरा पानीपत का युद्ध, जो अफगानी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए, कौन सुमेलित है? सोम मैगजीन को मिलाना, किसकी मैगजीन कौन है? सोम प्रकाश। कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। परीक्षा में ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी हम गलती करते हैं, नहीं है और है, इसको देखने में भी गलती करते हैं। एग्जाम हॉल में जो 2 घंटे आपको मिलते हैं उसका पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 1 घंटा में पेपर करके बैठ गए, तो इसी में गलती होता है। तो 2 घंटे पेपर को मिले तो पेपर में 2 घंटे मतलब 2 घंटे का पूरा हम उपयोग करेंगे। आराम से प्रश्न को पढ़कर एक एक ऑप्शन को देखकर उत्तर देंगे। तो कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैगजीन थी, 100% सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैगजीन थी। अमृत बाजार पत्रिका, ये जो था मोतीलाल घोष का था। मोतीलाल घोष और आनंद मोहन बोस, ये दोनों ने तैयार किया था अमृत बाजार पत्रिका। आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कि लॉर्ड लिटन ने एक कानून लाया था, वार्ना कूलर प्रेस एक्ट। उसके तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार कौन था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पहला न्यूज़पेपर था जो वार्ना कूलर प्रेस एक्ट के तहत क्या किया गया था, इसे प्रतिबंधित किया गया था। और डर के मारे रातों रात अपनी भाषा कौन बदल लिया था? अमृत बाजार अपनी भाषा को रातों रात बदल लिया था। इन दोनों की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो दोनों सुमेलित है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं? बंगाल गजट, बिल्कुल सही है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। किसने प्रकाशित करवाया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बिल्कुल सही है। गीता रहस्य दयानंद सरस्वती का नहीं था, यही सुमेलित नहीं है। गीता रहस्य कल मैंने बताया था, किनका था भाई? बाल गंगाधर तिलक का था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का था, न कि दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती की किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। लेकिन गीता रहस्य यह है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने 2 किताबें लिखी, एक गीता रहस्य लिखा
और दूसरी किताब इन्होंने लिखा आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। ये दो पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक की दो मैगजीन भी था, एक मैगजीन का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। मराठा जो मैगजीन थी वो था अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा? सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का दूत कहा और सिरोल का एक किताब था इंडिया अनरेस्ट। सर वैलेंटाइन सिरोल ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, याद रखिएगा। पहली बार 18 महीनों का जेल हुआ, 18 महीनों का जेल हुआ तिलक को, और दूसरी बार 6 साल का जेल हुआ। क्लियर? इन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये दोनों महोत्सव की शुरुआत क्रांतिकारी घटनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने ही करवाया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो जाता है और उसी दिन कांग्रेस में एक फंड बनाया जाता है, एक खजाना बनाया जाता है जिसका नाम था कांग्रेस या तिलक स्वराज फंड। कांग्रेस में तिलक स्वराज फंड कब बना? जिस दिन तिलक का डेथ हुआ, 1 अगस्त 1920 को। और अब नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर बनेगा तो उसे 4 आना देकर बनना पड़ेगा। 4 आना जो देगा वही कांग्रेस का मेंबर बनेगा। क्लियर है? तो पहली बार तिलक स्वराज फंड कांग्रेस में कब बना? 1 अगस्त 1920 को, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यह है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इनमें से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यानी स्मृति इज द ओल्डेस्ट? कौन ओल्डेस्ट है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। कौन सबसे पुरानी स्मृति है? इसका सही उत्तर होगा मनुस्मृति। इन सब में सबसे पुरानी कौन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को हिंदू धर्म का संविधान भी माना जाता है। मनुस्मृति को हिंदू धर्म का संविधान भी माना जाता है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है। जैसे इसमें छुआछूत या महिलाओं के बारे में जो बातें की गई है, इसके अंदर छुआछूत और महिलाओं के बारे में जो भी बातें की गई हैं, किसमें? मनुस्मृति के अंदर, ये थोड़ी सी उतनी ठीक नहीं है। आपने सुना भी होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषीय अभिलेख। चलिए थोड़ा बिहार स्पेशल पे आ गए। बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषीय अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कौन से शासक से संबंधित है द्विभाषीय अभिलेख? इसका सही उत्तर होगा शेरशाह। शेरशाह ने फारसी और भारतीय भाषा में एक अभिलेख खुदवाया था। किसने खुदवाया था? शेरशाह ने खुदवाया था। नोट कर लीजिएगा इसको। पहला बिहार का द्विभाषीय अभिलेख किसका था? शेरशाह सूरी का था। ये सूर वंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जिसका आकार अष्टभुजीय है। अष्टभुजीय आकार में बना हुआ मकबरा किसका है? शेरशाह का, जो बीच तालाब के अंदर एक झील के बीच में बना हुआ है, जिसका आकार अष्टभुजीय है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। बिहार के राजा बहार खां नुहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा बी, बांगर। देखिए एक्चुअली आप एकदम से आप नेपाल के बॉर्डर पे चले जाइए, एकदम से नेपाल के बॉर्डर पे, तो नेपाल के बॉर्डर एग्जैक्टली आप देखेंगे तो लग रहा है पश्चिमी चंपारण में, बेतिया में। तो बेतिया में आपको मिलेगा भाबर और तराई, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इधर आ जाए, नीचे में आ जाए, आप पूरा सुपौल से लेकर अररिया से लेकर पूरा आप चले जाए कहां तक? पूर्णिया तक, कटिहार तक। नेपाल के बॉर्डर से थोड़ा सा साउथ आ जाए तो जितने भी जिले हैं नेपाल के बाउंड्री लाइन को देखेंगे तो आज तराई का रीजन है, तराई का रीजन है। लेकिन नेपाल से जैसे ही आप नेपाल के बाउंड्री से साउथ की ओर, बिहार में नीचे की ओर बढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? बांगर मिलेगा। बांगर का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जहां पर अब बाढ़ नहीं आता, ऐसी मिट्टी जो धीरे धीरे क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। ऐसी जलोढ़ मिट्टी पानी द्वारा बहा कर लाई गई ऐसी मिट्टी जो धीरे धीरे पुरानी हो गई है, उसे बांगर के नाम से जानते हैं। और जो ऐसी मिट्टी पानी द्वारा लाई गई ऐसी मिट्टी
जो हर साल लाई जा रही है, हर साल नया रूप से जमाव किया जा रहा है, उसे बोलते हैं खादर। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर। न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बांगर। तो पूछ रहा है कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जहां पर बाढ़ नहीं आता, ऐसे क्षेत्र जहां अब बाढ़ नहीं आता, वहां क्या मिलता है? बांगर मिलता है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न बिहार स्पेशल ही है। बिहार में चावल शोध संस्थान, बिहार में चावल अनुसंधान संस्थान या चावल शोध संस्थान कहाँ है? आरा में है। बिहार में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आरा में है। एक बात और जान जाइए आप कि भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा के कटक। नोट कर लीजिए, सेंट्रल मतलब केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के कटक एक शहर है। उड़ीसा में महानदी के किनारे एक शहर है कटक, जहां पर पूरे भारत का चावल अनुसंधान संस्थान है। कहां पर है? कटक में। लेकिन बिहार का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आरा में है। कहाँ है भाई? आरा में। और पूरे दुनिया का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरे दुनिया का चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसको भी नोट कर लीजिए। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्य में बुद्ध जयंती पर्व, राज्य में क्या पूरे भारत में बुद्ध जयंती उत्सव कब मनाया जाता है? बिहार राज्य में या पूरे भारत में बुद्ध जयंती त्योहार मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कि बैसाख पूर्णिमा को। बुद्ध जयंती कब मनाया जाता है? ऐसा मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा में हुआ था, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? बुद्ध जयंती त्योहार मनाते हैं। क्लियर है? तो बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? बिहार, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार टूरिज्म? बिहार के टूरिज्म का टैगलाइन क्या है? तो विशफुल बिहार। विशफुल बिहार, नोट कर लीजिए, विशफुल बिहार, ये बिहार राज्य का क्या है? टैगलाइन है, विशफुल बिहार। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य के कितने प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? बिहार में कितने परसेंट एरिया में जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल मिलता है? तो 90%। बिहार के 90% एरिया में जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन व्हाट परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ बिहार स्टेट? 90%। एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? ऐसी मिट्टी जो नदी द्वारा, पानी द्वारा बाढ़ के समय लाकर बिछाया जाता है, फैलाया जाता है, उस मिट्टी को हम बोलते हैं जलोढ़। जल से बनी हुई मिट्टी को बोला गया जलोढ़। बिहार में 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण, साइंस से क्वेश्चन है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला ग्लैंड कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस मशीन का प्रयोग करते हैं, जिस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे शरीर में, एड्रिनल ग्लैंड वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? कौन ऐसा इसमें से पार्ट है जो लीवर में मिलता है? लीवर के अंदर सबसे ज्यादा इनमें से क्या मिलता है? प्रश्न ये पूछ रहा है। लीवर इज रिच सोर्स ऑफ, लीवर किसका रिच सोर्स है? इनमें से किसका रिच सोर्स है लीवर, ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा यानी फैट में जो विटामिन वसा में घुलनशील होती है, फैट में घुलनशील होती है, उसका लीवर अच्छा स्रोत है। कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील होती है? नोट कर लीजिए, ए डी ई के। ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए, तो होगा बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है।
तो जो विटामिन वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के, वो कहाँ मिलता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है, लीवर में मिलता है, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट आते हैं मनुष्य में परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरा जीव, ग्रसन का मतलब खा लेना। परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कृमि के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई। पूछ रहा है कि परजीवी मनुष्य के अंदर, मनुष्य के बॉडी के अंदर परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ वर्म्स, कृमि का अंग्रेजी होता है वर्म्स, द स्टडी ऑफ वर्म्स दैट कॉज पैरासाइटिक फर्नेक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी में मनुष्य के बॉडी के अंदर जो भी परजीवी का विकास होता है उस परजीवी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, हेलमिंथोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पक्षी तथा कीट में क्या हो, एक पक्षी में और एक कीट में एक जैसा क्या होता है, एक कीट में और एक पक्षी में क्या समानता होती है। व्हाट हैपन टू बी बर्ड एंड इंसेक्ट, इसमें से क्या होता है बर्ड में भी और वही सेम चीज होता है इंसेक्ट में भी। बर्ड और इंसेक्ट में इनमें से क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा समृत अवयव, समृति अवयव, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट एलिमेंट। इंस्टिंक्ट एलिमेंट क्वेश्चन आ जाए कि पक्षी और कीट में क्या एक समान होते हैं, तो क्या होते हैं भैया, इंस्टिंक्ट एलिमेंट जो होते हैं पक्षी और कीट दोनों में समान होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर जो बीमारी है उसको ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। और सुन लीजिए, ब्लड कैंसर में व्हाइट ब्लड सेल काफी ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड कैंसर के अंदर, ब्लड कैंसर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो लिमिट से ज्यादा बनने लगता है, उसी को बोला जाता है। आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर 3 सेल होता है, ब्लड का 3 पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट्स, सुना होगा आपने। तो जो ब्लड कैंसर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल अपने लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगता है, उसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, आप लोग एक बात और समझिए, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए किस, इसके इलाज के लिए कौन से एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60। देखिए होमोफिलिया जो है वो एक अनुवांशिक बीमारी है। होमोफिलिया क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। और सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल से जुड़ा हुआ बीमारी है, ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिकल डिजीज है। माता पिता से बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में। ये होमोफिलिया क्या, जेनेटिकल डिजीज है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, और होमोफिलिया क्या, होमोफिलिया बता ही दिया आपको, जेनेटिकल डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया ये ब्लड सेल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, केंद्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। केंद्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है भाई, तो बेंगलुरु में है। नोट कर लीजिए, अंग्रेजी में क्या है, वेयर इज द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस एंड लोकेटेड। इकोलॉजिकल साइंस का जो सेंटर है वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और बेंगलोर को गार्डन सिटी यानी उद्यान शहर के नाम से जानते हैं। बेंगलोर को गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलोर को गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और बेंगलोर में क्या है भाई, केंद्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यानी कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक या साइंसेस लोकेटेड कहाँ है भैया, बेंगलोर में। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के बारे में सही है। गाजर के बारे में कौन सा कोटेशन सही है, ये पूछ रहा है। गाजर के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य भंडारण के लिए मूल का, यानी मूल मतलब जड़ होता है, खाद्य भंडारण के लिए मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। मूल का अपरिवर्तन मत कहिए इसको, गलती से दे दिया गया, परिवर्तन हो जाता है। खाद्य भंडारण के लिए जो भोजन का भंडारण होता है गाजर में, उसके लिए जो उसका मेन जड़ है ना, जो जड़
उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैरेट इज करेक्ट, गाजर के बारे में कौन सही है। द मेन रूट, रूट का मतलब जड़, भैया बोला ना कि मूल का मतलब जड़ होता है। द मेन रूट फॉर फूड स्टोरेज गेट चेंज्ड, अपरिवर्तन का मतलब परिवर्तन न होना, अपरिवर्तन का मतलब परिवर्तन होना, यानी कि उसके जड़ में चेंज हो जाता है। खाद्य भंडारण के समय उसके जड़ में जो परिवर्तन होता है, उसी के कारण गाजर के अंदर खाद्य का भंडारण होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता, पित्ताशय नहीं होता, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गोल ब्लैडर, इसमें से किसमें गोल ब्लैडर नहीं होता, यानी पित्ताशय किस जानवर में नहीं पाया जाता, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है, इसका सही उत्तर होगा चूहा। चूहा में कोई गोल ब्लैडर नहीं होता, चूहा में कोई पित्ताशय नहीं होता। ऊंट में, जिराफ में और मछली में पित्ताशय होता है, इसमें पीत पाया जाता है। पीत की उत्पत्ति जहां से होती है उसको बोलते हैं पित्ताशय। गोल ब्लैडर चूहा में नहीं होती, बाकी सब में होता है। नेक्स्ट आते हैं, पौधे का कौन सा भाग भोजन को संश्लेषित करता है, पौधे का कौन सा भाग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज फूड, कौन भोजन का संश्लेषण करता है, भोजन को पचाता है, भोजन को लेता है, ये पौधे का कौन सा भाग है, पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन को पचाता है, भोजन को अपने को लेता है। इसका सही उत्तर होगा पत्ता। आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो जनरली क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ के पत्तों में, पेड़ के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है उसी के कारण पेड़ अपना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है बात, इसका सही उत्तर होगा पत्ती, यानी पत्ती के माध्यम से ही भोजन तैयार करने का काम पौधे करते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। एक बात और बता दूं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जो पौधा में होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किससे बना होता है, मैग्नीशियम से, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो क्लोरोफिल है उसका वो किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। नेक्स्ट आइए, एमआरआई, एमआरआई मशीन, एमआरआई होता है, एमआरआई मशीन निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग करता है। एम का मतलब मैग्नेटिक होता है, एम का मतलब ही होता है मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग ये इसका फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एम का मतलब मैग्नेटिक हो गया, यानी इसमें कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं, एमआरआई में मैग्नेटिक वेव का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन, तो क्या होगा आंसर, मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव का प्रयोग हम लोग एमआरआई मशीन में करते हैं। क्लियर है, एक्सरे का प्रयोग हम लोग बॉडी के अंदर टूट फूट की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था, जिसके लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया, इसलिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, लेकिन उसमें भी कौन सा तरंग है, यांत्रिक में भी कौन सा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर है, तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इस ये होता है मैग्नेटिक वेव के कारण। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र, किस यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आर्द्रता। आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। एक्चुअली ये आर्द्रता मापना है, पानी की शुद्धता अगर मापना हो, पानी की शुद्धता मापना हो तो हाइड्रोमीटर। क्लियर है, लेकिन आर्द्रता मापना हो या सापेक्षिक आर्द्रता मापना हो तो उसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, ड्रो नहीं, तो हाइड्रो है ना, हाइग्रो, हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक आद्य पिंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डार्क बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डार्क बॉडी, कौन डार्क बॉडी है। तो भाई अभी जानते हैं आप कि जलती मोमबत्ती, नाम ही है जलती मोमबत्ती, तो डार्क रहेगा जी, ये तो उजाला कर देगा। सूर्य खुद ही जल रहा है तो क्या कर देगा, उजाला कर देगा। प्रत्येक तारे में गर्मी होती है, उजाला कर देगा। तो पूछ रहा है कि अदीप्त यानी डार्क बॉडी कौन सा है, तो ग्रह। सैटेलाइट का अपना लाइट नहीं होता, सैटेलाइट जो है जिसमें धरती भी शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका अपना कोई लाइट नहीं होता।
तो ग्रह जो होता है वो आदित्य पिंड है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी, ग्रह। नेक्स्ट आते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए बॉल पेन वर्क? आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग करते हैं हम लोग बॉल पेन में। क्लियर है? बॉल पेन में जो स्याही ऊपर नीचे होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। क्लियर है? आप जानते हो पेन को हम लोग उल्टा रख देते हैं तो कभी कभी पेन का जो स्याही है बाहर निकल जाता है। पेन को हम उल्टा रख देते हैं और स्याही पतला है तो स्याही बाहर निकल जाएगा। तो क्यों निकल जाएगा बाहर? क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर आ गया। आंसर को होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को आर्टिफिशियली पकाने में प्रयोग किया जाता है? फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आइए, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आप जानते हैं कि आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया और मोसले ने किया। मेंडलीफ साहब ने और मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करवाया। लेकिन पुरानी जो आवर्त सारणी थी वो इसलिए कंफ्यूजिंग था। पुराना आवर्त सारणी जिसको मेंडलीफ ने बनाया था, दो आवर्त सारणी है, पुराना आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल एंड न्यू पीरियोडिक टेबल। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसको मेंडलीफ ने बनाया था और न्यू पीरियोडिक टेबल है उसको मोसले ने बनाया है। क्लियर है? इसका सही उत्तर तो हो जाएगा मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? मोसले। एक्चुअली मेंडलीफ का प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने अपने आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स को पुट किया था, वो एलिमेंट्स, जैसे एक एलिमेंट का एक ही ग्रुप होना चाहिए, एक एक एलिमेंट दो दो तीन तीन ग्रुप में आ जा रहा था। एक एलिमेंट दो तीन ग्रुप में आ जा रहा था। इसका मतलब तीन ग्रुप में आने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तीन ग्रुप में आने का मतलब क्या हुआ? दो ग्रुप में आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी को भूल गया है। और दो तीन ग्रुप में रखेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे किस नेचर का है, इसके आयोनाइजेशन वैल्यू कितना है? तो ये तो पता कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया परमाणु संख्या के आधार पर। क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने तैयार किया आवर्त सारणी? तो मेंडलीफ ने। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ ने बनाया। लेकिन परमाणु संख्या के आधार पर किसने बनाया? तो मोसले ने बनाया। जब मेंडलीफ ने बनाया तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? एक एक एलिमेंट का दो दो तीन तीन जगह प्लेस था, यही प्रॉब्लम था। लेकिन मोसले ने जब बनाया आधुनिक आवर्त सारणी तो उसमें एक एलिमेंट के लिए एक ही स्थान था। टोटल कितने ग्रुप थे? 16 ग्रुप थे। टोटल कितने ग्रुप थे? 16 ग्रुप था। मोसले के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप? 16। और सबसे लास्ट 16 नहीं भाई, 18। मोसले के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। 18वां जो ग्रुप है वो किसके लिए है भाई? इनर्ट गैस के लिए। 18वां ग्रुप किसके लिए है? इनर्ट एलिमेंट के लिए। इस मोसले के पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। तो मोसले ने किसके आधार पर तैयार किया? परमाणु संख्या के आधार पर। और मेंडलीफ ने तैयार किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। रदरफोर्ड के बारे में बता दूं, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का, परमाणु के एटम के न्यूक्लियस का खोज किया था। और रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रे का भी खोज किया। डाल्टन के बारे में बता दूं, डाल्टन जो था वो पहला परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने पहली बार एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया और अल्फा बीटा गामा का खोज किया। मेंडलीफ ने पुराना आवर्त सारणी तैयार किया और मोसले ने नया आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल तैयार किया। क्लियर है? आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके फ्रीडम को रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट obstacle to freedom and independence? Which one of the following is an obstacle? Obstacle का मतलब क्या होता है? बाधा। इनमें से कौन ऐसा है जो स्वतंत्रता का दुश्मन है? पहला है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारे पावर का यूज नरेंद्र मोदी करेंगे। सारे पावर का यूज नरेंद्र मोदी करेंगे, ऐसा है क्या?
कि भारत में सारे पावर की नरेंद्र मोदी करते हैं। मैंने अपनी क्लास में आपको बताया, पॉलिटी की क्लास जब मैं ले रहा था, मैं पॉलिटी भी आपको पढ़ाता हूं, तो पॉलिटी की क्लास में मैंने देखा, मैंने बताया था कि जो केंद्रीकरण है, जो केंद्रीकरण की बात करते हैं, अगर पूरा पावर सेंटर यूज करता है, अगर पूरा पावर सेंटर यूज करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें राज्यों को कोई पावर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, स्वतंत्रता में बाधक हो जाएगा। ये केंद्रीय भारत में कैसा शासन है, केवल केंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण और भारत में शक्तियों का बंटवारा का भी प्रोविजन किया गया है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, इसका मतलब होता क्या है, अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 में क्या कहा गया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, न कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण होने का मतलब क्या हुआ, पूरे पावर छीन के सारा पावर मोदी जी यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण ये कभी भी स्वतंत्रता आपको दे नहीं सकता, स्वतंत्रता छीना जा सकता है पर दे नहीं सकता। तो इसलिए क्या हो गया, स्वतंत्रता का बाधक हो गया केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर केवल मोदी जी यूज नहीं करेंगे, बल्कि पावर को राज्य सरकार और पंचायत में बांट देंगे, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जाहिर सी बात है, विकेंद्रीकरण होगा तो स्वतंत्रता में बाधक नहीं होगा। निजीकरण, निजीकरण करने से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्रता में निजीकरण कैसे बाधक हो सकता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है देश के लिए जो कुछ भी बेहतर करना, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। यानी किसी भी कंपनी को सरकार के अंदर में अगर लाते हैं आप, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, विकेंद्रीकरण कहीं भी स्वतंत्रता में बाधक नहीं है, केवल केंद्रीकरण जो है वो स्वतंत्रता में बाधक होगा। यानी 38 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, कैसा लग रहा है सेशन, एक बार सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें आप लोग, सेशन बेहतर लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें, अधिकतम लोगों तक सेशन को पहुंचाएं। हर एक जितने भी ग्रुप्स आपके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब पे शेयर कर दें और सेशन को लाइक जरूर कर दें। और लगातार अच्छे प्रश्नों के साथ हम आते रहेंगे, डिटेल डिस्कशन के साथ आते रहेंगे। बिहार स्पेशल और करंट की भी चर्चा हम किया करेंगे। हर एक सेट में 5, 7, 10 क्वेश्चन करंट का, बिहार स्पेशल का हम डालते रहेंगे। बस लगातार आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हर स्तर पर हैं। क्लियर है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। निम्नलिखित में से किसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखते हैं। किसके, कौन से ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल राज्य सरकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। कहता है कि जो आप नीतीश कुमार जी, जो आपने विधेयक बनाया है, ये विधेयक मुझे लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फागू चौहान जी क्या करेंगे, बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, उन्होंने उनका वो क्या करेंगे, नीतीश कुमार के विधेयक को भेज देंगे राष्ट्रपति के विचार के लिए। तो बेचारे नीतीश कुमार चाह रहे थे कि अभी विधेयक पारित हो, लेकिन अभी ना पारित होकर क्या हो गया, डिले हो गया। तो राज्यपाल चाहे तो किसी भी राज्य सरकार के विधेयक को वो राष्ट्रपति के आदेश के लिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए भेज सकता है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि इनमें कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य के कानून को भेजते हैं, राज्य के विधेयक को भेजते हैं। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या किया जाता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को भेजते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। according to which of the following articles the constitution of India makes provision regarding the interstate council। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263, एक महत्वपूर्ण बात नोट कर लीजिए, इंटरस्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आप जानते हैं कि 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपना फाइनल रिपोर्ट 1987 में दिया था। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच, स्टेट और सेंट्रल के बीच रिलेशन को बेहतर करने के लिए बनाया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया और उसके लिए अनुच्छेद 263 रखा गया। यानी अंतरराज्यीय परिषद जो है वो संवैधानिक बॉडी है, अनुच्छेद 263 के तहत उसका गठन किया गया। और किस कमेटी की सिफारिश पर, सरकारिया कमेटी की सिफारिश पर। सरकारिया कमेटी किस लिए, केंद्र और राज्य संबंध के लिए। कब बना, 1983 में। कब लागू हुआ, कब रिपोर्ट दिया, तो 1987 में। नोट कर लेना इस चीज को।
ऐसे बता दें केंद्र राज्य संबंध के लिए और भी कमेटी बनाए गए, जैसे सरकारी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग, उसके अलावा राजा मन्नार आयोग, उसके बाद आनंदपुर साहिब आयोग, बंगाल घोषणा पत्र। इन सब का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। तो अलग अलग नोट डाउन कर लीजिए और बुक्स में जाकर, संबंधित किताब में जाकर, लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसमें जाइए, सब पर अलग अलग प्रोविजन दिया हुआ है कि केंद्र राज्य संबंध के लिए क्या क्या बनाया गया। तो सरकारी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग, राजा मन्नार आयोग तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, पंजाब सरकार ने आनंदपुर साहिब आयोग बनाया, इसके अलावा बंगाल सरकार ने बंगाल घोषणा पत्र जारी किया। इन सब का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। लेकिन जो अंतर्राज्यीय परिषद था उसका गठन किया गया है सरकारी आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट आते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? 324। चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत किया गया और इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयोग में एक मेंबर होते थे, इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होते थे। अब इलेक्शन कमीशन में 1993 से 1993 से, याद रखिए जब चुनाव आयोग बना उस समय चुनाव आयोग में एक ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन 1993 से चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर। नोट कर लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का है, उसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराया जाता है। लेकिन पंचायत का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग यानी भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। पंचायत और नगर निगम का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है पंचायत और नगर निगम का चुनाव, लेकिन विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करता है। पहले चुनाव कौन थे? नोट कर लेना है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का काम क्या होता है? आपने सुना होगा जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है। इस बार का चुनाव हुआ था बिहार में पंचायत चुनाव, तो आपने वोट भी दिया होगा, तो उसमें देखा होगा कि आपने वोट दिया है मुखिया को, आपने वोट दिया है वार्ड को, आपने वोट दिया है पंचायत समिति को, आपने वोट दिया है जिला परिषद को, आपने वोट दिया है पंच को, आपने वोट दिया है सरपंच को। कुल मिला के 5 लोगों को आपने वोट दिया है। 4 लोगों के लिए क्या, 3 लोगों के लिए क्या था? तो था ईवीएम मशीन था, बाकी 2 लोगों के लिए क्या था? वो था बैलेट पेपर। तो आपने तभी वोट दिया, तो किसको वोट दिया भाई? किसको आपने वोट दिया? तो मुखिया को, वार्ड को, इसके बाद पंचायत समिति को, इसके बाद जिला परिषद को, पंच को, सरपंच को, इसको आपने वोट दिया था। तो पूछ रहा है कि जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का काम किसके लेवल पे होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है। तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, उस पंचायत समिति का कार्य क्या है, किस रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रूप में ये कार्य करता है। कौन करता है भैया? पंचायत समिति कार्य करता है। वैसे कहा जाता है कि जिला परिषद और पंचायत, इनके बीच में कड़ी का काम, दोनों के बीच में संबंधों को जोड़ने का काम कौन करता है? पंचायत समिति करता है। तो 42 का आंसर हो गया बी। पंचायत मुखिया जो होता है वो पंचायत लेवल पे होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। सारे पंचायत समिति मिल करके, सभी पंचायत समिति मिल करके, जब पंचायत समिति का चुनाव हो जाता है तो सभी पंचायत समिति मिलकर के प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिला परिषद के लोग मिलकर के जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, सारे वार्ड मिलकर के उप मुखिया का चुनाव करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे पंच मिलकर के उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो जिसको डायरेक्ट हम चुनते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिसको चुने हुए लोग वोट करके चुनते हैं, जैसे उप मुखिया को वार्ड चुनता है तो यह प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, उप सरपंच को पंच चुनता है तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला परिषद के चुने हुए लोग करते हैं, ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव। जिसको आम जनता स्वयं चुनती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विश्व को ग्रहण करना है, विश्व नहीं यह विषय होगा, अगर विषय को ग्रहण करना है, कह रहा है कि यदि केंद्रीय संसद चाहती है कि राज्य सूची के विषय पर हम कानून बनाएं, हम उस विषय पर कानून बनाएं, उस विषय पर निर्णय लें, तो इसका प्रस्ताव कहां पारित होगा? कह रहा है
आपने सुना होगा कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। इसका मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होगा जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे, और कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। जिस पर केवल कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसे कहा जाता है संघ सूची। जिस पर केवल कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसे बोला जाता है राज्य सूची। और जिस पर दोनों बना सकते हैं केंद्र और राज्य तो उसे बोला जाता है समवर्ती सूची। अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है इतना? ऐसे विषय जो तीनों में शामिल ना हो उसे बोलते हैं रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल सब्जेक्ट। ऐसा भी कोई नया विषय आ जाए जो तीनों में शामिल ना हो, उस पर पावर भी केंद्र का होता है, उस पर पावर राज्य का नहीं होता। अमेरिका में जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पावर है, रेसिडुअल पावर है, वो राज्यों को मिला हुआ है, लेकिन भारत में रेसिडुअल पावर किसको मिला हुआ है? केंद्र को मिला हुआ है। याद रखिएगा आप लोग। तो कह रहा है यहां पर प्रश्न है कि संघ सूची, यूनियन लिस्ट के विषय पर तो कानून केवल केंद्र बनाता है, इसमें तो राज्य का कोई पार्ट नहीं है। समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं। राज्य सूची में राज्य बनाता है, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो केंद्र भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि अगर केंद्र चाहे कि राज्य सूची के विषय पर हम कानून बना दें तो उसके लिए इसको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? राज्यसभा से। राज्यसभा से 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 में यह लिखा हुआ है कि यदि केंद्र सरकार, केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा से 2/3 बहुमत से परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन जब मिल जाएगा 2/3 बहुमत से, तब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ध्यान रहे, राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर केंद्र कानून बनाता है तो उसकी आयु सिर्फ 1 साल की होती है। 1 साल से ज्यादा वो कानून की अवधि नहीं होती है। यानी पूछा जाए कि यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो कितने साल तक वो वैलिड रहेगा? 1 वर्ष तक ही रहेगा। ध्यान रहे आपको। एक चीज और जान जाइए आप कि राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार चाहे तो 4 तरीके से बना सकता है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से परमिशन दे दे तब भी बना सकता है, या पूरे देश में आपातकाल लगा हो तब भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल इशू है तब भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य स्वयं ही बोल दे कि हमारे विषय पर आप कानून बना दीजिए तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे, राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र कानून बनाएगा तो उसकी आयु कितने साल की होगी? मैक्सिमम 1 साल की। 1 साल बाद अपने आप वो कानून समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ऐसे बता दें कि राज्यसभा से ज्यादा पावर लोकसभा के पास है, लेकिन राज्यसभा के पास 2 ऐसा पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा अधिक पावरफुल बनाता है। जनरली लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लोकसभा से ज्यादा पावरफुल राज्यसभा को बनाता है 2 अनुच्छेद। एक अनुच्छेद 249 और दूसरा 312। अनुच्छेद 249 अभी मैंने चर्चा की है कि यदि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाना है तो उसके लिए परमिशन लोकसभा नहीं देता, उसके लिए राज्यसभा परमिशन देता है। यह सिर्फ पावर राज्यसभा को है। और दूसरा 312, भारत में अखिल भारतीय सेवा का गठन, ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करने की पावर भी केवल राज्यसभा को है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर देते हैं। ऑल इंडिया सर्विस का गठन 312 में। भारत में अभी तक कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3। कौन कौन? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस का मतलब, आईएएस और आईपीएस इन दोनों को कब बनाया गया था? ऑल इंडिया सर्विस 1947 में। और 1966 में आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा को बनाया गया था 1966 में। तो वर्तमान में 3 ऐसी सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवा के नाम से जानी जाती है। इसका गठन 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा किया जाता है। और अखिल भारतीय सेवा को केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करने का, इसको कड़ी के रूप में जाना जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को बेहतर करने का जो कड़ी है वो ऑल इंडिया सर्विस को कहा जाता है। यही एकमात्र ऐसी सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तो नहीं लगाया जाता, उनको हटाया जाता है। महाभियोग शब्द जो है ना, इम्पीचमेंट जो टर्म है ना, वो स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए आता है। हु कैन इम्पीच द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वाइस प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लाने का पावर किसको है? याद रखिएगा, केवल राज्यसभा। सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित नहीं, निर्वाचित और मनोनीत सब, इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा ओनली पार्टिसिपेटेड इन। क्लियर है भाई? तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो केवल राज्यसभा भाग लेता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चुनाव में लोकसभा राज्यसभा दोनों इसके सारे मेंबर भाग ले लेते हैं, लेकिन हटाने में केवल राज्यसभा। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता और सुविधा मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। अगर पूछ ले कभी आपसे कि उपराष्ट्रपति को कितने वेतन मिलता है तो आपको बोलना है जीरो, कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, ज्योग्राफी से क्वेश्चन अब आ गया। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो कहाँ है भाई? तंजानिया में है। और ध्यान रहे आपको कि उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबुर्ज, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, किलिमंजारो जो तंजानिया में है। इसका सही उत्तर हो गया तंजानिया। और एशिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एशिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो महान हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री पे है, नेपाल में है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव। ये सभी के हाईएस्ट पीक आपको याद होना चाहिए। तो किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महादेश के किस देश में है? तंजानिया में है। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल कहाँ है? डोडोमा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, अभी बताया हूं, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया हूं, कटक में है। कहाँ है भाई? कटक। आपने सभी पढ़ा था कि बिहार के राज्य चावल अनुसंधान संस्थान, यानी बिहार राज्य का चावल अनुसंधान संस्थान, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आरा में। भारत का कहाँ है भैया? तो कटक में। और पूरे दुनिया का कहाँ है भाई? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वेयर इज द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो आंसर क्या हो जाएगा? कटक, उड़ीसा। कटक कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी के किनारे है। नोट कर लीजिएगा। वैसे बता दें कलकत्ता में चाय बोर्ड, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। क्लियर है? त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। और यहाँ पर सबसे धनी, सबसे रिच टेम्पल पद्मनाभम स्वामी मंदिर है। क्लियर है? मुंबई भारत की फिल्म सिटी है, हॉलीवुड का हेडक्वार्टर है और आर्थिक राजधानी भी भारत का है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी है। नेक्स्ट है 47, प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत मार्वेलस। और हर एक एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस में 3-3, 4-4 बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसलिए इस प्रश्न को तो याद कर ही लीजिए आप। प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर अभी हाल में चर्चा में भी है। प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर। अगर आप रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में याद करके गए हैं तो प्रश्न आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में प्रशांत महासागर है। तो पूछ रहा है किस प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर मिलता है? रिंग ऑफ फायर का मतलब आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी का मतलब जानते हैं ना, धरती के अंदर से जो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन। दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा। उसी इरप्शन को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला, हिंदी में बोलते हैं अग्नि मेखला। ये कहाँ मिलता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में नोट कर लीजिए, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी का उद्गार हमेशा होता रहता है। रिंग ऑफ फायर बनता है वहां, कहां से कहां के बीच में? तो नोट कर लीजिए, सखालिन द्वीप, जापान से जस्ट उत्तर में बढ़ोगे, जापान से नॉर्थ में देखोगे, रूस के कमचटका के पास तो एक द्वीप है सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप से लेकर जापान होते हुए आ जाइए फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा साउथ तक चले आइए, पूरा
पश्चिमी प्रशांत महासागर है। पूरा जो सखलिन द्वीप, जापान, इंडोनेशिया, ये सब प्रशांत महासागर के पश्चिम में है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। और कल के न्यूज में है, कल के आप लोग न्यूज पेपर जरूर पढ़िए। यदि आप पेपर देना है बीपीएससी का, डेट बढ़ गया है तो करंट अफेयर हो सकता है मार्च तक का पूछे, तो आप लोग न्यूज पेपर को पूरा फोकस करके रखिए। कल के न्यूज में आया है कि न्यूजीलैंड के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है टोंगा। टोंगा एक द्वीप भी है और टोंगा एक देश भी है। टोंगा की राजधानी है लोन। टोंगा की राजधानी कहाँ है? लोन। ये न्यूजीलैंड के पास है। एक कल के न्यूज में है, वहां हाल ही में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। समुद्र के अंदर, महासागर के पानी के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिससे सुनामी आने का खतरा आ गया। आप जानते हैं कि सुनामी समुद्र में आता है भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी और भूकंप, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये दोनों जिम्मेवार है सुनामी के लिए। जब ज्वालामुखी फटेगा तब भी सुनामी आएगा और भूकंप आएगा तब भी सुनामी आएगा। तभी टोंगा के पास कल के न्यूज है, क्या बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जिससे न्यूजीलैंड में सुनामी आने का खतरा की चेतावनी दी गई थी। न्यूजीलैंड को चेताया गया था कि सुनामी आ सकता है इस ज्वालामुखी से, लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत होने लगा, जिससे सुनामी नहीं आया न्यूजीलैंड में। क्लियर है? तभी टोंगा के पास क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में किस जगह पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो टोंगा की राजधानी टोंगा के पास हुआ है, जिसकी राजधानी लोन है। ये भी कहां पड़ता है? रिंग ऑफ फायर में। टोंगा भी कहां पड़ेगा? रिंग ऑफ फायर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मरुस्थलीय खिड़की का निर्माण। अगला प्रश्न है टोपोग्राफी से। विंड टोपोग्राफी, हवा निर्मित, पवन निर्मित स्थलाकृतियां। आपने सुना होगा नदी निर्मित स्थलाकृति, पवन निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति, ओशियन वेव्स, समुद्र की लहरों से निर्मित स्थलाकृति, और हिमनद यानी ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृति। आपने सुना होगा रिवर टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, ग्लेशियर टोपोग्राफी, ओशियन वेव टोपोग्राफी सुना होगा। नदियां बनाती है क्या? वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल। समझा रहे बात ना? उसी तरह से हवाएं भी जब डेजर्ट में चलती हैं तो डिफरेंट टाइप के आकृतियों का निर्माण करती है। उसमें एक मरुस्थलीय खिड़की है। अंग्रेजी में क्या है? बाई हुम आर द डेजर्ट विंडो मेड। डेजर्ट विंडो का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि मरुस्थल में कौन काम करता है? हवाएं। मरुस्थल में कौन काम करता है? हवाएं, पवन। यानी मरुस्थलीय खिड़की का निर्माण हवा से होता है। और हवा से क्या निर्मित होता है भाई? नोट कर लीजिए। छत्रक शिला, गारा जिसको बोलते हैं, या मशरूम रॉक जिसको बोलते हैं। छत्रक शिला, मशरूम रॉक और गारा, ये तीनों एक ही चीज है। इसका निर्माण भी किससे होता है? पवन से, विंड से होता है। और क्या बनता है भैया? और बनता है, और क्या बनता है? तो और बनता है इंसेलबर्ग। पवन द्वारा और क्या निर्मित होता है? इंसेलबर्ग। इसके अलावा और क्या पवन द्वारा निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है गर्त का निर्माण। बड़े बड़े गर्तों का निर्माण कर देती है पवन रेत में। इसके अलावा बरखान, सीफ, कई सारी आकृतियों का निर्माण पवन से होता है। जल द्वारा मैंने बताया ही, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, रैपिड्स, वाटरफॉल, इन सब का निर्माण किससे होता है? गोखुर झील, डेल्टा, ये सब जल द्वारा निर्मित है। अब भूमिगत जल से क्या बनता है? भूमिगत जल से बनता है घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, युवाला, पोलजे, पोनोर। ये सब वीडियोज है। आप चाहेंगे चैनल पे जाएंगे तो ढूंढेंगे तो कई सारे वीडियोज बना हुआ है, इस पर है, पूरी क्लास है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न को, बढ़ते हैं हम लोग। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा के नाम से कौन से अक्षांश को जाना जाता है? कितने डिग्री लैटिट्यूड को, कितने डिग्री अक्षांश को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, एक नाम और जोड़ देते हैं चिखता साठा के नाम से कौन सा लैटिट्यूड जाना जाता है? तो ऑप्शन है 30 से 40, 30 से 60, 30 से 40, 40 से 60। इसका सही उत्तर होगा 40 से 60 डिग्री साउथ। 40 से 60 डिग्री साउथ को हम गरजता चालीसा, एक्चुअली में यहाँ एक हवा चलती है जिसका नाम है एंटी ट्रेड विंड, यानी पछुआ हवा। ये हवा, चूंकि आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है। आपने देखा होगा वर्ल्ड का मैप, देखेंगे कि उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खाली जमीन है, पानी है पर कम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जमीन है पर कम है, पानी ज्यादा है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं महासागरीय गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं ओसेनिक हेमिस्फीयर। कोई हवा अगर समुद्र से ज्यादा दूर चलेगी
तो जाहिर सी बात है कि वो तेज चलेगी। जमीन पे चूंकि फ्रिक्शन होता है तो हवाएं उतनी तेज नहीं चल पाती, लेकिन जो हवा समुद्र से चले वो काफी तेज चलती है। तो 40 से 60 डिग्री साउथ के पास जमीन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण पछुआ हवा काफी तेज चलती है, इतनी तेज उसका नाम पड़ जाता है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा। ये सब नाम है पछुआ पवन का। कौन सा पछुआ पवन? साउथ वाले का। साउथ वाले का क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, उतनी तेज हवाएं नहीं चल पाती। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा तेज चलती है, इसलिए दक्षिण वाले को ही, दक्षिण वाला पछुआ पवन को ही क्या बोला जाता है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा। वैसे बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है, उसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश बोलते हैं। और 0 से 5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसे डोल्ड्रम कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट सवाल हम करने जा रहे हैं। भारत के रेल डिब्बे, भारत में रेल डिब्बे बनाए जाते हैं कहां? इनमें से कहां भारत में रेल का डिब्बा बनाया जाता है? तो कपूरथला और रायबरेली दोनों में, और पेराम्बूर में भी बनाया जाता है, तीनों में। रेल का कोच, पूरा रेल कोच बनाने का कारखाना, रेल कोच आर मेड इन इंडिया, कहां बनता है? कपूरथला पंजाब में भी बनता है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में भी बनता है, और पेराम्बूर चेन्नई के पास, तमिलनाडु में मद्रास के पास, चेन्नई के पास एक जगह है पेराम्बूर, वहां भी रेल का डब्बा बनता है। तो रेल का डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ का है? तो पंजाब के कपूरथला, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, बगल में लिख देना उत्तर प्रदेश, और पेराम्बूर तमिलनाडु में। क्या बनता है? रेल का कोच बनता है। और अभी मैंने बताया चितरंजन में क्या बनता है? कोच नहीं, इंजन बनता है। रेल का इलेक्ट्रिक इंजन बनता है चितरंजन में। मधेपुरा में भी अब बन रहा है इंजन, मधेपुरा में भी इंजन बनाने का कारखाना खुला है, बिहार का मधेपुरा में। और डीजल इंजन कहां बनता है भाई? तो बनता है बनारस में। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीएलडब्ल्यू कहां है? बनारस में है, मडुआडीह। बनारस के अंदर एक जगह है मडुआडीह, वहां डीएलडब्ल्यू है, डीजल लोकोमोटिव वर्क है। तो डीजल इंजन बनारस, इलेक्ट्रिक इंजन चितरंजन और मधेपुरा। और रेल का डिब्बा कोच कहां बनता है? कपूरथला, रायबरेली और पेराम्बूर में। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से तीनों। चलिए, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ में आया, मजा आया तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें, और अधिकतम लोगों तक लिंक शेयर कर दें। और लगातार, सबसे बड़ी बात है, लगातार जुड़े रहें। हम इसी समय में शाम को 4, 4:15 के बीच में आपके लिए सेशन हर दिन लाते रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और मुझे विश्वास है कि अंत तक अगर जुड़े रहे तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।